नमस्कार मित्रों, मैं अपने इस चैनल में सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज प्रस्तुत कर रहा हूं एक लेख जो बाबा आमटे के जीवन, उनकी जीवन शैली, समाज के प्रति उनका अटूट जुड़ाव, त्याग, श्रम और संघर्ष सबके बारे में समेटता हुआ बाबा आमटे जी के जीवन पर आधारित यह लेख। बाबा आमटे का पूरा नाम मुरलीधर देवीदास आमटे है। उनका जन्म 24 दिसंबर 1914 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले में हिंगणघाट गांव के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनकी 4 बहनें थीं और एक भाई। उन्हें बाबा इसलिए नहीं कहा जाता था कि वे कोई संत या महात्मा थे, बल्कि उन्हें इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनके माता पिता उन्हें इसी नाम से पुकारते थे। यही बाबा शब्द आगे चल के उनके नाम से जुड़ गया और वे बाबा आमटे हो गए। घर में लाड़ प्यार इतना कि 14 साल की उम्र में उन्होंने अपनी खुद की बंदूक ले ली और उससे हिरन, सूअर, खरगोश आदि जंगली जानवरों का शिकार करने लगे। थोड़े और बड़े हुए तो उनके लिए एक स्पोर्ट कार खरीदी गई जिसे चीते की चमड़ी से ढका गया था। आमटे की प्राथमिक शिक्षा क्रिश्चियन मिशन स्कूल नागपुर में हुई और उसके बाद उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए और एलएलबी की डिग्री ली और वकालत करने लगे। इसी दौरान महात्मा गांधी और विनोबा भावे के संपर्क में आने के बाद गांधी जी से प्रभावित होकर वे पूरे भारत का भ्रमण करने निकले। उन्होंने भारत के गरीबों को देखा और अभावों में जीने वाले लोगों की असली समस्याओं को समझने की कोशिश की। उनके जीवन के नज़रिए में मूलभूत परिवर्तन आ चुका था। जल्दी ही वे स्वतंत्र संग्राम सेनानियों का सहयोग करने लगे। आरंभ में वे अमर शहीद राजगुरु के साथ रहे और थोड़े दिन बाद जब गांधी जी से मिले तो उनके प्रभाव से अहिंसा का रास्ता अपनाया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वे जेल गए। वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए बचाव पक्ष के वकील का काम भी करते थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जिन भारतीय नेताओं को ब्रिटिश सरकार ने कारावास में डाला था, उन सभी नेताओं का बचाव बाबा आमटे ने किया था। उन्होंने इसके लिए अपने साथी वकीलों को संगठित भी किया और उनके इन्हीं प्रयासों के कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। बाबा आमटे का विवाह 1946 में साधना गुले शास्त्री जी से हुआ। इन दोनों समाज सेवकों के विवाह के पीछे भी एक कहानी है। दरअसल साधना ने एक पुराने नौकर के खातिर एक विवाह समारोह का बहिष्कार किया था। इससे आमटे काफ़ी प्रभावित हुए और साधना के माता पिता से उनका हाथ मांगने उनके घर पहुंच गए। बाबा आमटे ने कुछ दिन महात्मा गांधी के सेवाग्राम आश्रम में भी बिताए। इसके बाद जीवन भर वे गांधी के अनुयायी बने रहे। उनका चरखा कातना और खादी कपड़े पहनना आजीवन जारी रहा। एक दिन बाबा आमटे ने बड़ौदा में एक कोढ़ी को धुआंधार बारिश में भीगते हुए देखा। उसकी सहायता के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था। आने जाने वाले उस विभत्स दृश्य को देखकर सड़क के दूसरे किनारे से होकर गुजर जाते। उन्होंने सोचा कि अगर इसकी जगह वे स्वयं होते तो क्या करते। उन्होंने तत्काल उस रोगी को उठाया और घर लाए, उसकी सेवा की। उसके बाद बाबा आमटे ने कुष्ठ रोग को जानने और समझने में ही अपना पूरा ध्यान लगा दिया।
महाराष्ट्र के जिला चंद्रपुर में वरोड़ा नामक स्थान के पास घने जंगल में अपनी पत्नी साधना जी, दो दुधमुए पुत्रों, एक गाय और 4 कुष्ठ रोगियों के साथ उन्होंने आनंद वन की स्थापना की। बाबा आमटे आश्रम में रहते हुए कुष्ठ रोगियों की सेवा में लग गए। उन्होंने आश्रम के परिवेश को ऐसा बनाया जहां कुष्ठ रोगी सम्मान से जीवन जी सके और अपनी क्षमतानुसार आश्रम की गतिविधियों में योगदान दे सके। उन्होंने कलकत्ता स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन में कुष्ठ रोग पर कोर्स किया और अपने मिशन पर लग गए। आनंदवन में उन्होंने 11 साप्ताहिक क्लिनिक खोले और 3 आश्रमों की स्थापना की जहां कुष्ठ रोगियों का इलाज और उनके पुनर्वास का काम किया जाता था। वे खुद मरीजों को देखते थे और कुष्ठ रोग के बारे में लोक प्रचलित अंधविश्वासों को दूर करने का निरंतर प्रयास भी करते थे। त्याग और दुखियों की सेवा का इससे बड़ा उदाहरण भला क्या हो सकता है कि कुष्ठ रोग निवारण के दौर में किए जा रहे चिकित्सा और औषधि के प्रयोग को परखने के लिए बाबा ने अपने शरीर को कुष्ठ के पनपने का माध्यम बनाया, स्वीकार कर लिया ताकि उस पर नई औषधि और चिकित्सा पद्धति आजमाई जा सके। वहाँ की यात्रा करने वाले नीरज बताते हैं कि आनंदवन एक स्वतंत्र, व्यवस्थित, खुले हुए नगर की तरह है जो पूरी तरह अपनी प्रशासनिक व्यवस्था से संचालित है। वहाँ कैंपस में ही अपना पोस्ट ऑफिस, बैंक, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, विश्वविद्यालय, वृद्धाश्रम, अनाथालय, दृष्टिबाधित छात्रों के लिए स्कूल आदि सब कुछ है। आनंदवन के पास इतना खेत है जिसमें ज़रूरत भर का अनाज पैदा हो जाता है। आनंदवन का अर्थ है जंगल में मंगल। उन्होंने 1951 में बड़ौदा के समीप सरकार से प्राप्त जमीन पर इसकी नींव डाली थी। आज यह पूरा क्षेत्र अत्यंत हरा भरा सुंदर क्षेत्र के रूप में विकसित हो चुका है और किसी के भी मन को मुग्ध कर सकता है। पत्रकार ने आश्रम की एक लड़की जिदन्यासा का जिक्र किया है जिसकी शादी होने वाली थी कि अचानक उसकी दोनों आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई और उसकी शादी टूट गई। वह आश्रम में आई। उसे कंप्यूटर का ज्ञान था। उसने वहाँ अंधों के लिए कंप्यूटर के प्रशिक्षण का काम शुरू कर दिया और अब उसके निर्देशन में कई कंप्यूटर लैब हैं। वहाँ बहुत से दृष्टिबाधित विद्यार्थी कंप्यूटर का प्रशिक्षण ले रहे हैं। बाबा आमटे के बेटे डॉक्टर विकास आमटे भी अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं। कुष्ठ रोग के बारे में उन्होंने कई तथ्यों की ओर ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने बताया कि मधुमेह आदि से रोगियों के लिए खान पान में तरह तरह के परहेज होते हैं, किंतु कुष्ठ रोगियों के लिए खान पान संबंधी ऐसे किसी तरह के परहेज नहीं होते। कुष्ठ रोग केवल मनुष्य को होता है, अन्य किसी प्राणी को नहीं। कुष्ठ रोग क्यों होता है, इस संबंध में अभी तक हमें कुछ भी पता नहीं है। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति कुष्ठ रोग के कारणों के बारे में शोध करके पता लगा देगा, उसे वे स्वयं अपनी ओर से 1 करोड़ रुपए देने को तैयार हैं। पत्रकार ने आगे बताया कि वहाँ उस समय तक 139 तरह के उद्योग धंधे संचालित हो रहे हैं, जिनका संचालन वहाँ के निवासी विकलांग व्यक्तियों और कुष्ठ रोगियों द्वारा हो रहा है। आनंदवन के टेक्सटाइल के उत्पाद पूरे महाराष्ट्र में सप्लाई होते हैं। जिन कुष्ठ रोगियों को हमारे समाज के लोग स्पर्श करना भी नहीं चाहते, उन्हीं के द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प के उत्पाद देश भर में लोग बड़े ही चाव से इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर विकास आमटे ने बताया कि आनंदवन के सभी निवासी किसी न किसी विकलांगता से ग्रसित हैं या समाज से बहिष्कृत हैं, किंतु सबने दर्द से दोस्ती कर ली है। सभी स्वावलंबी हैं। सभी मिलकर सुख और दुख
दोनों को बांट कर रहते हैं। उदाहरण के लिए सार्वजनिक शौचालय साफ करना सबका काम है और ऐसा करके वे गौरवान्वित महसूस होते हैं। आनंदवन की नीति के अनुसार जो भी यहाँ शरण चाहता है उसे शरण दिया जाता है। यहाँ कुष्ठ रोग, एड्स आदि का इलाज तो मुफ्त होता ही है, उन रोगियों को भोजन और आवास की सुविधा भी मुफ्त ही दी जाती है। यहाँ के इच्छुक रोगियों को विवाह और एक बच्चे को जन्म देने की भी इजाज़त है। उनके विवाह आदि के लिए यहाँ एक सामुदायिक केंद्र है। यहाँ प्रतिदिन लगभग 10 लाख रुपए का खर्च है। यह सारा खर्च यहाँ के उद्योग धंधों से, उत्पादनों से ही अर्जित किया जाता है। सबके भोजन के लिए खाद्य सामग्री आनंदवन के खेतों में ही उत्पादित हो जाती है। बाबा आमटे की नीति थी कि वे खर्च के लिए किसी से दान नहीं मांगते। उनकी वह नीति आज भी यथावत जारी है। हाँ, शुभेच्छा की अपेक्षा सबसे की जाती है। महारोगी सेवा समिति शायद इस अकेला ऐसा सेवा संगठन है जो किसी से भी दान नहीं लेता। हमारे देश में अनेक मंदिर हैं जिनके पास अकूत धन है। सामाजिक कार्यों के लिए वहाँ से दान के रूप में आर्थिक सहयोग मिल सकता है, किंतु बाबा आमटे निरीश्वरवादी थे। आनंदवन के कैंपस में किसी तरह के मंदिर या पूजा घर बनाने की इजाज़त नहीं है, इसलिए उन्हें मंदिरों से भी किसी तरह का आर्थिक सहयोग नहीं मिलता। आनंदवन ऐसा क्षेत्र है जहाँ लोग जाति धर्म के भेद की पहचान के बिना एक साथ मिलजुल कर सुखपूर्वक रहते हैं। यहाँ आने वाले रोगियों को बाबा ने एक मंत्र दिया, श्रम ही है श्री राम हमारा, श्रम ही है श्री राम हमारा। जो रोगी कभी समाज से अलग थलग रहते हुए भीख मांगते थे, उन्हें बाबा आमटे ने श्रम के सहारे समाज में सर उठाकर जीना सिखाया। आनंदवन आश्रम में कुष्ठ रोगियों की सेवा के अतिरिक्त भी बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जो दुनिया के लिए मिसाल हैं। आनंदवन कुष्ठ रोगियों की ही नहीं बल्कि कर्मयोगियों की एक बस्ती बन चुका है। भीख मांगने वाला हाथ यहाँ श्रम की कमाई करने लगे। आनंदवन का बजट आज करोड़ों में है। 1951 में आनंदवन शुरू हुआ था। आज 180 हेक्टेयर जमीन पर फैला आनंदवन अपनी आवश्यकता की हर वस्तु स्वयं पैदा कर रहा है। यह एक ऐसा आश्रम है जहाँ रहने वाले सभी लोग एक साधक की तरह लोक कल्याण की गतिविधियों के लिए समर्पित हैं। यहाँ खादी वस्त्र तैयार करने तथा फल एवं सब्जियां उगाने से लेकर लोगों के उत्थान से जुड़े अधिकांश कार्य किए जाते हैं। आनंदवन के बाद 1957 में बाबा आमटे ने 40 हेक्टेयर क्षेत्र में नागपुर के उत्तर में अशोक वन भी बनाया है। एक दशक बाद ऐसे ही एक आश्रम की स्थापना सोमनाथ में भी की गई है। हेमकलसा में भी उनकी एक परियोजना है। आनंदवन की ही तरह इन सभी संस्थानों में विकलांगों के पुनर्वास की पूरी व्यवस्था है। 1973 में बाबा आमटे ने लोक बिरादरी प्रकल्प की शुरुआत की। यह परियोजना महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के भामरागढ़ तालुका की माड़िया गोंड जनजाति के बीच विकास कार्यों को अंजाम देने के लिए शुरू की गई थी। इस परियोजना के तहत एक अस्पताल खोला गया जिसमें क्षेत्र की स्थानीय जनजातियों को बुनियादी चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। उन्होंने बच्चों के लिए भी एक स्कूल खोला है जिसमें छात्रावास की भी सुविधा है। वयस्कों के लिए भी एक केंद्र खोला गया है जिसमें उनको आजीविका कमाने के कौशल और प्रशिक्षण होते हैं। उसमें एक पशु अनाथालय भी है जहाँ जानवरों की देखभाल की जाती है। इसका नाम आमटे एनिमल पार्क रख दिया गया है। बाबा कई बार गंभीर रूप से बीमार भी हुए। उनके ऊपर लाठी और छुरे से हमले भी हुए, लेकिन वे अपनी राह से कभी विचलित नहीं हुए। जिस काम को एक बार आरंभ कर दिया
उसे पूरा किए बगैर छोड़ा नहीं। उनका हर काम बहुत सुविचारित होता था। उनके मन में जब कोई कल्पना अंकुरित होती थी तो वे उसके समग्र रूप पर सोचते थे, लक्ष्य और उसकी कीमत आंकते थे, फिर कदम बढ़ाते थे। महात्मा गांधी तो समाज से छुआछूत मिटाने तक ही सीमित थे, लेकिन बाबा आमटे कोड़ियों के उद्धार तक पहुंचे। समाज की निम्नतम सीढ़ी पर ही सही, लेकिन शूद्रों को एक जगह मिली थी। वे समाज के दायरे से बाहर नहीं थे, लेकिन कोड़ियों को तो समाज के किसी भी कोने में कोई जगह नहीं मिली थी। कोड़ियों को कोड़ियों की पीड़ा को बाबा आमटे ने ही समझा। बाबा आमटे केवल आनंदवन तक ही सीमित नहीं थे। समाज के हित में जहां भी उन्होंने जरूरी समझा जुड़ गए। जब पंजाब में आतंकवाद का साया मंडरा रहा था, कुछ गुमराह नवयुवक भारत की अखंडता को तोड़ने में लगे थे, खालिस्तान बनाने के नारे लगाए जा रहे थे, ऐसे समय वे पंजाब गए और वहां से भारत जोड़ो आंदोलन का सूत्रपात किया। उस समय उनकी आयु 72 वर्ष की थी। देश की अखंडता के लिए छेड़ा गया भारत जोड़ो आंदोलन में शांति और पर्यावरण की रक्षा का संदेश भी निहित था। इसी तरह 1990 में बाबा आमटे आनंदवन छोड़कर मेधा पाटेकर के नर्मदा बचाओ आंदोलन में शामिल हो गए थे। नर्मदा से रवाना होते समय उन्होंने कहा, मैं नर्मदा के साथ रहने के लिए जा रहा हूँ। नर्मदा सामाजिक नाइंसाफी के खिलाफ सभी संघर्षों के प्रतीक के तौर पर लोगों के लव पर रहेगी। 2007 में बाबा आमटे को ल्यूकीमिया नामक बीमारी हो गई। 1 साल से ज़्यादा समय तक बीमार रहने के बाद 9 फरवरी 2008 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दुनिया भर से उनके निधन पर सांत्वना संदेश आए। बाबा आमटे की कल्याणकारी परियोजनाओं को उनके बेटे डॉक्टर विकास आमटे और डॉक्टर प्रकाश आमटे और उनके पोते कौस्तुभ आमटे आगे बढ़ा रहे हैं। बाबा आमटे की पोती डॉक्टर शीतल आमटे भी इससे जुड़ी थी, किंतु दिसंबर 2020 में उन्होंने विष का इंजेक्शन लगाकर आत्महत्या कर ली। वे महारोगी सेवा समिति ट्रस्ट की सीईओ थी। बाबा आमटे के सामाजिक कार्यों को देखते हुए दुनिया ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया। उन्हें वर्ष 1971 में पद्मश्री, 1984 में रेमन मैग्सेसे, 1986 में पद्म विभूषण, 1999 में डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार तथा वर्ष 2000 में गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। इन पुरस्कारों में मिले धन को भी उन्होंने कल्याणकारी परियोजनाओं के लिए समर्पित कर दिया। उन्हें संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार पुरस्कार तथा टेम्पल्टन पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। सर्च इंजन गूगल से डूडल के माध्यम से समाज सेवी बाबा आमटे को याद किया गया है। मित्रों, अभी आपने सुना एक विस्तृत लेख बाबा आमटे जी के जीवन, उनके संघर्ष, संकल्प और समाज में एक बड़े वर्ग में परिवर्तन के ऊपर एक विस्तृत लेख। हमसे जुड़े रहने के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।